Hello guys, welcome back to audiobook 2 of class 7th biology chapter number 19 excreted product and their elimination. आज करने वाले हैं अपन इस ऑडियो बुक 2 में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट 19.4 का शुभारंभ। मतलब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स की आदत होती है या एबिलिटी होती है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की। द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। हैंडलेस लूप और वासा रेक्टा इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हैंडलेस लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट। जो यूरिन का फ्लो होता है हैंडलेस लूप में वो उल्टे डायरेक्शन में होता है, यानी कि काउंटर करंट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो अ काउंटर करंट पैटर्न। और वासा रेक्टा में भी जब ब्लड फ्लो होता है तो वो काउंटर करंट के प्रोसेस में होता है। काउंटर करंट मतलब मान लो एक बंदा सामने से जा रहा है, एक बंदा नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है और दूसरा बंदा क्या कह सकते हैं, नहीं, एक बंदा साउथ की तरफ जा रहा है, एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। इस तरीके से proximity between the handless loop and vasa recta as well as counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. That from 300 osmoregulator in cortex to about 1200 osmoregulator in the inner medulla. The gradient is mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by ascending limb of handless loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta. Similarly, small amount of urea enters in the segment of ascending limb of handless loop, which is transported back to the interstitium by collecting tubule. The above described transport of substance facilitated by special arrangement of handless loop and vasa recta is called counter current mechanism. This mechanism helps to maintain concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating filtrate. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than initial filtrate formed. ठीक है, अब इसके बारे में अपन समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। डायग्राम दिखाता हूँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें दिख रहा है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसके मैकेनिज्म का कंसंट्रेशन कैसा होगा। मैमल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ये पूरे एनसीईआरटी की लाइन है। अब यहाँ देखो, जो यूरिन होती है ये अपने बॉडी में, यार इमेज हो सकता है क्लियर ना हो क्योंकि मैंने पेंसिल से ड्रॉ की थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पेन से उसको डबल हाईलाइट करना भूल गया, बट फिर भी मैं क्लैरिटी डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जब यूरिन ग्लोमेरुलस से निकलती है और बोवेंस कैप्सूल में जाती है तब इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मो पर लीटर होती है। फिर जब ये हैंडलेस लूप के थ्रू होती है तो यहाँ से H2O जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वासा रेक्टा में NaCl और यूरिया का फॉर्मेशन या कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारा ऑस्मोलैरिटी जो है वो 400, 600, 800, 1000, 100, 1200 इस तरीके से बढ़ जाता है। यानी कि जब हम यहाँ पे एंटर हुए, यूरिन हमारी जब यहाँ एंटर हुई हैंडलेस लूप में, तब यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 थी। जैसे आगे बढ़ी 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000 और यहाँ पे आके 1200 हो गई। फिर जब ये यहाँ से वापस ऊपर जाएगी तो ये इसी ऑर्डर को रिवर्स में फॉलो करेगी, यानी काउंटर करंट प्रोड्यूस करेगी। देखो हैंडलेस लूप में ये आ रही थी ऐसे, अब जब ये असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में जाएगी तो एक काउंटर करंट प्रोड्यूस करेगी, यानी कि अब रिवर्स हो जाएगा। पहले 1000,
फिर 800, फिर 600, फिर 400, फिर 300, फिर 200 और फिर DCT से होते हुए कहाँ चली जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में। समझ गए? मतलब कि जब यूरिन ये देखो हेनलेस लूप में ट्रैवल करेगी तब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे नीचे जाएगी। जैसे ही ये वासारेक्टा पे पहुंचेगी इसका कॉन्सेंट्रेशन 1200 यानी कि मैक्स पे पहुंच जाएगा, एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ही यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1200 हो गया, ये 1200 1800 शो क्या कर रहा है? यानी कि जैसे जैसे यूरिन नीचे आ रही है इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है और NaCl और यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये 1200 पे पहुँचेगी, 12,000 पे सॉरी, उसके बाद जब ये वापस जाने लगेगी ऊपर तब इसमें वाटर क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400, 400 से 300, 300 से 200 वापस। और जैसे ही 200 पे पहुंच जाएगा ये यहाँ से यूरिन को बाहर निकाल देंगे। कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से। समझ गए? यानी कि जब अपनी यूरिन ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन के बाद बोवेन्स कैप्सूल में आई इसका कॉन्सेंट्रेशन 300 था। जैसे जैसे ये हैनले के लूप में जाती गई, जैसे जैसे ये नीचे गई, इसके अंदर यूरिया और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। जैसे ही इसमें यूरिया और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये नीचे आते तक 1000 पे पहुंच गई। अब इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 1000 हो गई, लेकिन जब ये वासारेक्टा में पहुंची इसकी ऑस्मोलैरिटी इसके चरण पे थी, मतलब कि इसकी ऑस्मोलैरिटी 12,000 तक पहुंच चुकी थी। वासारेक्टा से जैसी हमारी यूरिन वापस गई ऊपर की तरफ, यानी कि जब हमारी यूरिन जो है इनर मेडुला से होती हुई फिर आउटर मेडुला में गई और कॉर्टेक्स में पहुंची, यानी वासारेक्टा से ऊपर जाने लगी असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, तब क्या हुआ? तब इसकी ऑस्मोलैरिटी जो थी वो डिक्रीज होने लगी, क्योंकि यहाँ पे 303, नीचे आते आते कितनी हो गई? 12,000। अब ये जैसे ही ऊपर जाने लगी इसके अंदर से वाटर का क्या हो गया? सिक्रीशन हो गया। वाटर का क्या हो गया? सिक्रीशन हो गया। और जैसे ही वाटर का सिक्रीशन हुआ इसकी ऑस्मोलैरिटी 200 पे पहुंच गई और ये 200 ऑस्मोलीटर वाली यूरिन फिर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से होती हुई बाहर निकाल दी गई। समझ गए? क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब इसको अपन पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं तुमको पढ़ के ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी तुम एक बार आंसर रीडिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अपनी यूरिन बोवेन्स कैप्सूल में एंटर हुई वहाँ से इसका क्या शुरू हो गया? एब्जॉर्प्शन। पहले HCO3, फिर NaCl, फिर H2O, फिर क्या? न्यूट्रिएंट्स, फिर पोटेशियम, ये सब एब्जॉर्ब हो गया और बदले में H+ आयन, K+ आयन, NH3 ये क्या हो गया? रिलीज हो गया। यानी कि क्या हो गया? जो अपना यूरिन था उसके अंदर ये एक्सक्रीट हो गया, या फिर क्या कह सकते हो? रिलीज कर दिया गया, सिक्रीट कर दिया गया। ठीक है। फिर जैसे ही डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में पहुंची इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगी। पहले 200, फिर 300, ठीक है, फिर 400, फिर 600, फिर 800, ठीक है। उसके बाद वासारेक्टा तक ये जैसे ही वासारेक्टा तक पहुंची ये अपने मैक्सिमम 1200 पे आ गई। जैसे ही 1200 पे आई यहाँ से जो NaCl वगैरह है इनका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गया और जो यूरिया है उसका सिक्रीशन हो गया। कैसे? देखो जैसे ही ये यहाँ से ट्रैवल करने लगी इसके अंदर वाटर का सिक्रीशन होने लगा, H2O, जिसकी वजह से क्या हुआ? इसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने लगी। फिर ये रिवर्स में चलने लगी, 800, 600, फिर 400, 400,
और फिर 200 पे पहुंच गई। जैसे ही 200 पे पहुंची, यहाँ पे फिर से NaCl का, H2O का, HCO3 का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया गया और पोटेशियम और H+ का सिक्रीशन। और जब ये यूरिन के फॉर्म में यहाँ से निकली, तो अगर ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी की यूरिन पास हो जाएगी। फिर ये यूरिया जब यहाँ पे दूसरी बार यूरिन आएगी फिल्ट्रेशन के दौरान, तब यहाँ पे एक्सक्रीट कर दिया जाएगा और फिर वो यहाँ से निकल के बाहर। समझ गए? इतना ही था किसमें, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। इसको समझ लो, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बता देता हूँ तुम लोग को, जिससे इसकी तुमको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। Functioning of kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA and certain extent the heart, और कुछ हद तक हार्ट के द्वारा। Osmoreceptor in body are activated by change in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. An excessive loss of fluid from body can activate these receptors, which stimulate hypothalamus to release antidiuretic acid or vasopressin from neurohypophysis. ADH facilitates water reabsorption from lateral parts of tubule, thereby preventing diuresis. An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release to complete the feedback. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effects on blood vessels. This causes an increase in blood pressure, and increase in blood pressure can increase glomerular blood flow and therefore the GFR, means glomerular filtration rate. The JGA, extraglomerular, plays complex regulatory role. Fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure, GFR, can activate JG cells to release renin, which convert angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further angiotensin 2. Angiotensin 2, being a powerful vasoconstrictor, increase glomerular blood pressure and thereby GFR. ये सारे हार्मोन ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। जैसे अपने अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से, इसमें अगर यूरिन में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करना है इन केस ऑफ एनी डिहाइड्रेशन और एटसेट्रा, या बॉडी वीक हो, उस केस में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम्स सिक्रीट होके यूरिन में से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को सिक्रीट कर लेते हैं और तब जो यूरिन बनती है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है। This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. An increase in blood flow to the atria of heart can cause release of atrial natriuretic factor. और जब ब्लड फ्लो हार्ट के एट्रिया में इंक्रीज हो जाता है, तब वो ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज करती है, जो वेसोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर से यूरिन या यूरिया या जो दूसरे वेस्टफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है फास्ट कर देती है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देती है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने से ब्लड फ्लो धीमा हो जाएगा और ब्लड फ्लो धीमा हो जाएगा तो उसमें से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस निकाल पाएंगे। ANF mechanism therefore act as a check on the renin-angiotensin mechanism. समझ गए? अब बात करते हैं मिक्ट्यूरेशन की। ये मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal is given by central nervous system. किडनी से यूरिन बनने के बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को जब तक ब्रेन सिग्नल नहीं देता कि तुम यूरिन को निकाल दो, प्रेशर बढ़ रहा है, वो निकाल देता है और तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक सिग्नल नहीं आता। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल ऑन द CNS. द CNS पास ऑन मोटर मैसेज। CNS जो होता है वो मोटर मैसेज को पास कर देता है, यानी मोटर मैसेज जो है वो रिलीज करता है टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, ताकि जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अब एक बात बताओ, पानी से भरे हुए फुग्गे को, बलून को तुम पिचकाओगे तो पानी नहीं निकलेगा,
वैसी अपनी यूरिन निकलती है। स्टिमुलेशन रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग रिलीज ऑफ यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड माइक्रोट्यूशन। जैसे ही जो ब्रेन है उसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है और जो मसल्स है वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, तो यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर में से निकलना माइक्ट्यूरेशन कहलाता है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड माइक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। और जिस न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसेस होता है उसको मिक्ट्यूरेशन या माइक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। 1 से 1.5 लीटर यूरिन आराम से निकलती है, लेकिन अगर ज़्यादा या कम निकल रही है मतलब कि प्रॉब्लम की बात है। यूरिन formed in light yellow color watery fluid which is slightly acidic and has characteristic odor. On an average 25 to 30 grams of urea is excreted out per day. Various conditions can affect the characteristics of urine. Analysis of urine help in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of kidney. For example, presence of glucose and ketone bodies in urine are इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। अगर यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन निकल रहा है मतलब कि बंदे को डायबिटीज़ है। उसके अलावा कई लोगों को सुना होगा घुटनों में गठिया हो जाता है या क्या कहते हैं उसको, गाउट की प्रॉब्लम। वो क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी को कोई रास्ता नहीं मिलता यूरिन को एक्सक्रीट करने का, वो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को घुटनों के अंदर पाए जाने वाले जो जॉइंट्स है वहाँ पे जब एक स्पेशल मसल जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन मूवमेंट में, वहाँ पे एक स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। जब वो वहाँ ख़त्म हो जाता है घुटनों में तो वहाँ यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ओल्ड एज वाले लोगों को उठते बैठते समय बहुत तकलीफ़ होती है, घुटनों में दर्द होता है। तुमने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो जो ज़्यादा ही बुज़ुर्ग होंगे वो छड़ी लेके उठते बैठते हैं, चलना फिरना भले ही ना करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पैरों में यूरिक एसिड, पैरों के घुटनों में यूरिक एसिड भरने लगता है, जिसकी वजह से उनको कई प्रॉब्लम्स आती हैं। समझ गए? रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, बाकी के ऑर्गन्स का भी एक्सक्रीशन में रोल देख लेते हैं। ऑन अदर देन किडनी, लंग, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तुम बोलोगे कैसे? क्यों? लंग्स के ज़रिए हार्मफुल बैक्टीरिया पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल जाते हैं। लीवर के ज़रिए हार्मफुल जो लार्ज ग्लैंड होती हैं लीवर में वो बाइल सिक्रीट करती है। बाइल क्या करता है? विटामिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल इन सबको डिग्रेड कर देता है ना, और डाइजेस्टिव वेस्ट से पास करके बाहर निकाल देता है। स्किन अपने अंदर का एक्स्ट्रा सॉल्ट जो अपन ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो स्वेट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। अरे नोज़ भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तुम्हारे बॉडी के अंदर जो गम है, गम या कह लो सीबम, उसको निकाल देता है। कफ भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो माउथ के ज़रिए होता है। तो कई तरीके से एक्सक्रीशन होता है। ईयरवैक्स भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है जो कान का मैल निकालने में हेल्प करता है। हालांकि हर बार ईयरवैक्स निकालो कान से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईयरवैक्स जो है वो कान के अंदर किसी बाहर के ऑर्गेनिज्म को घुसने से रोकता है, क्योंकि कान तो ढांक के रख नहीं सकते, है ना, इसीलिए। आ लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। लिवर, the largest gland in our body, secrete bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormone, vitamin and drug. Most of these substances ultimately pass out through digestive waste. Sweat and sebaceous gland in skin can eliminate certain substance through the secretion. Sweat produced by sweat gland in watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid. Though primary function of sweat is to facilitate cooling effect on the body surface, it also helps in removal of some of the waste mentioned above. Sebum gland eliminates certain substances like sterol, hydrocarbon, wax through sebum. sebum मतलब ठंडियों में नहीं, गले में बोलते कफ जम गया, खखार आ रही है, वही होता है सीबम। या नाक में, नाक के ऊपर देखोगे कभी भी देखना, जब नमी वाला मौसम हो जाता है ना, नाक के ऊपर अगर तुम सूखे हुए हिस्से में बैठे हो, नाक के ऊपर चिपचिपा लगने लगता है।
ऐसा ऑयली स्किन हो जाती नहीं बोलते, वैसा। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। और मुंह के जरिए भी तुम्हारा थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट इनडायरेक्टली यूरिन निकल जाती है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मुंह से थूक के जरिए यूरिन निकल जाती तो उसका टेस्ट क्यों नहीं आता। आई कैंट बियर दिस, ठीक है। अब तुमको आता होगा तो क्या करें फिर। चलो डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। जब किडनी अच्छे से काम ना करे और ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाए तो उसको यूरेमिया कहते हैं, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। In such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis. Hemodialysis तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है। 10th का चैप्टर नंबर 6 निकालना लाइफ प्रोसेसेस। उसमें एक इमेज दी होगी, एक पेशेंट लेटा हुआ होगा, उसके दोनों एक ही हाथ में 2 इंजेक्शन या दोनों हाथ में अलग अलग इंजेक्शन रहते हैं। होता क्या है कि एक तरफ से पूरा ब्लड बंदे की बॉडी में से निकाल लिया जाता है और हीमोडायलिसिस करने वाली मशीन में पास आउट किया जाता है, जिसमें से जो ब्लड है उसमें से जितना भी यूरिया होता है उसको वो मशीन एक्सट्रैक्ट कर लेती है और प्योर ब्लड को दूसरे हाथ में जो इंजेक्शन लगा है वहाँ से वापस बॉडी में डाल देती है। इमेज होगी मेरे पास, मैं दिखाता हूँ जस्ट वाइल। ये देखो, नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 हो गया है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 था। लास्ट में आना चाहिए इसको। ओके, ये आ रहा है क्या? आ गया, आ गया। हाँ, ये देखो, ये सर्कुलेशन है और इसके नीचे एक्सक्रीशन आएगा। ये आ गया, ये वाला इमेज। ये देखो, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग दिख रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। ये देखो, एक्टिवेट हो जा, नहीं होगा। एडिट नहीं होगा, खैर छोड़ो। ये देखो, यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो इंसान है इसके हाथ में 2 इंजेक्शन लगाए हैं, ठीक है। एक लाइन है जो कि वेन के थ्रू आ रही है, एक है जो आर्टरी से ब्लड को लेके जा रही है। आर्टरी से एक इंजेक्शन जो आर्टरी में लगाया जाता है, एक वेन में। आर्टरी में इसलिए ताकि जल्दी जल्दी ब्लड का जो है सिक्रीशन हो पाए इस मशीन के अंदर। जैसे ही मशीन में ब्लड जाता है, ये डायलिसिस सॉल्यूशन को डालती है अपने मशीन के कंटेनर में से और यूरिन को फिल्ट्रेट कर लेती है। दूसरी जगह से ये जो ब्लड है ये वेन्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड है उसके अंदर से क्या होता है, ये देखो, ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये डायलिसिंग सोल्यूशन, ये फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है और ये यूज्ड डायलिसिंग सोडियम है जो कि यूरिया और एक्सेस सॉल्ट को निकाल रहा है ब्लड में से, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हीमोडायलिसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। और इस मैकेनिज्म को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम convenient artery is pumped into dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin। और जब ये ब्लड इस पंप में आता है, ठीक है, तो अगर अपन ब्लड को एयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, तो क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट ना हो इसलिए बॉडी में क्या होता है, हेपेरिन। तो इसमें भी ये लोग हेपेरिन मिलाते हैं, किसमें, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस करने वाली मशीन है इसके अंदर। जिससे क्या होता है, जब तक ब्लड में से यूरिन निकलती है तब तक ब्लड को ऑक्सीजन लग के वो क्लॉट ना हो जाए, इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग को बचाने के लिए इसमें हेपेरिन मिलाया जाता है। यूनिट कंटेन कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड हैविंग सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट इन नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है।
The porous cell-fine membrane of tube allow passage of molecules based on concentration gradient. As nitrogenous wastes are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through vein after adding antiheparin to it. This method is boon for thousands of uremic patients all over the world. और ये एक वरदान की तरह है उन पेशेंट्स के लिए जो कई यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं. किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ अक्यूट रेनल फेलियर. किडनी फेलियर के दौरान जो है तो किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सही उपचार है. फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली a close relative, to minimize its chance of rejection by immune system of the host. Modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique. उसके बाद कितने रेनल कैलकुली की ये एक और डिजीज़ होती है जिसमें सुना है कि किडनी में पथरी हो गई है. सुना है ये वही है. स्टोन और insoluble mass of crystallized salt is an oxalate formed within the kidney. और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुला इन किडनी. जब ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से ये तीसरी बीमारी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, थोड़ा नाम वो है टंग ट्विस्टर टाइप का है, ठीक है, ये हो जाती है जिसमें क्या होता है ग्लोमेरुलर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है. ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन होता है खत्म. मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए दिस इज मी विक्रम तेहरा साइनिंग ऑफ. और ऑडियो बुक अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी. 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं. विक्रम तेहरा के प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो लेक्चर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो बुक सब अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगा. क्लास 11th ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका नाम है ऑडियो बुक क्लास 11th, और 12th के लिए भी बना दी गई है ऑडियो बुक क्लास 12th. 11th की ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट में अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, फिर जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साथ ही साथ ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन है इसका पिछला वीडियो डाल दिया गया है. और 12th के ऑडियो बुक की बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाले चैप्टर्स डाल दिए गए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद अ न्यू टॉपिक. और जैसा कि तुम्हें पता है मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ. मेरी ही नाम की आईडी है विक्रमादित्य -AHERRAO एहर राव. ठीक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना जिसमें कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और शॉर्ट्स मैंने डाल रखे हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य एहर राव साइनिंग ऑफ. ऑडियो बुक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऑडियो बुक्स को बनाने में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. ओम सारामन बाय एंड कीप द बायोलॉजी लव always in your heart.